हम लोग को ज़रूरत पड़ता है जैसे प्रोजेक्ट इसमें दो टाइप का डॉक्यूमेंट बनता है, टेक्निकल बिट बनता है, फाइनेंशियल बिट बनता है। उसमें जैसे अगर किसी ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पे फाइनेंशियल वाला का मैटर है, उसके लेवल पे अप्रूवल नहीं। अभी जैसे सीखेंगे ना तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है। फिनांस के अंदर आप बहुत शॉर्ट में दो टर्म समझ सकते हो। फर्स्ट टर्म इज इन्वेस्टमेंट एंड सेकेंड टर्म इज लोन। सीधा इतने में ही पूरा फिनांस है। दो टर्म है, डेबिट क्रेडिट, लेना देना। इन्वेस्टमेंट और लोन, ये दो चीज़ों के ऊपर हमारा काम करता है पूरा फाइनेंशियल फॉर्मूला। इन्वेस्टमेंट हम तब करते हैं जब हमारे पास हमारे रेगुलर खर्चे से ज़्यादा इनकम है, यानी हमें हर महीने बचता है, उस बचे हुए अमाउंट को हम कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं। लोन की जरूरत तब पड़ती है जब हमें अपनी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा की जरूरत हो। 30 लाख का फ्लैट्स खरीदना है बट 15 लाख ही है, तो आप 15 लाख लोन ले लेते हो। उस तरह से कोई भी गाड़ी खरीदनी है या एजुकेशन लोन, बिजनेस लोन, बहुत सारे हैं। नाउ कम टू कि मान लें कि हमें एक ऑफर आ रहा है बैंक के तरफ से, आप हमें 5,000 रुपीज़ पर मंथ दो, इसके बदले में हम आपको 12% ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। लेकिन इसके लिए आपको 10 इयर्स का प्लान लेना पड़ेगा। तो 10 साल में हमारी क्या इन्वेस्टमेंट होगी इस पे? सिंपल सा बात है, 5,000 पर मंथ जा रहा है, इंटू 10 साल तक जा रहा है, और एक साल में 12 किस्त जाएगा, 120 किस्त बनता है। टेन्योर पूरा कितना बनता है? 6 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट, जिसमें टेन्योर हमारा बनेगा 120, 120। टेन्योर को एक्सेल में एन पर बोलते हैं, नंबर ऑफ पीरियड। कितने पीरियड बनेंगे? 10 साल में बनेंगे 120 पीरियड। रेट ऑफ इंटरेस्ट को रेट ही बोलते हैं, एंड पर मंथ जो आप किस्त दे रहे हो उसको पीएमटी बोलते हैं, पर मंथ टेन्योर। यानी हम एक्सेल की टेक्निकल टर्म में बात करेंगे तो जो हमारी किस्त का अमाउंट होगा उसको पीएमटी बोलेंगे, पर मंथ टेन्योर। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ही है, और जो टाइम है आपके लिए उसको एन पर बोलते हैं। किस्त, नंबर ऑफ किस्त, एन पर नंबर ऑफ पीरियड। हालांकि अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट मतलब जो खर्चे हो रहे हैं, तो 5,000 पर मंथ इंटू 10 इंटू 12। अब आती है रिटर्न की बारी। उस रिटर्न को बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू। जो हमें पैसे मिलेंगे वो, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है 12%। अब जो पहली किस्त देंगे ना 5,000 का पहली किस्त, उस पर भी आपको 12% का ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, यानी 1% पर मंथ हर किस्त पे, और वो कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाता है धीरे धीरे। फ्यूचर वैल्यू को शॉर्ट में एफवी बोलते हैं, मतलब फंक्शन का नाम एफवी है। ध्यान से देखिए, एफवी बहुत आसान लगेगा। सबसे पहले ये रेट हमसे मांगता है, क्योंकि हम मंथली प्लान ले रहे हैं और ये ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो हमेशा याद रखेंगे कि रेट डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आप कॉमन देखते हैं, अभी इंटेंशनली किसी ने मंथली बोल रखा है तो ठीक है, लेकिन कॉमनली जो 6%, 8%, 9% जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट देखते हैं दैट इज ईयरली। सो दैट इज वाई रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 12। एन पर मतलब टाइम, एन पर मतलब टाइम यानी टेन्योर। तो 10 साल का टाइम है, बट इसमें कितने एन पर बनेंगे? 10 इंटू 12। यहीं पे मेन चीज़ें हैं जो याद रखना है कि रेट ऑलवेज डिवाइडेड बाय 12, जबकि टाइम अगर दे रखा है ईयर में तो इंटू 12, तभी तो
टोटल नंबर ऑफ किस्त बनेगा। 10 साल में 120 किस्त बना तो 10 इंटू 12 120। उसके बाद तीसरा पार्ट आ जाता है पीएम। फंक्शन में ये पर मंथ मांग रहे हैं तो हम सबको मंथ के बेसिस पे रहे हैं। देखिए ये मंथली आ गया, 12% सालाना मतलब डिवाइडेड बाय 12 मतलब एक मंथ 1%। ये एन पर टेन्योर 12 10 साल नहीं 10 इंटू 12 120 महीना। तीसरा पार्ट होता है पीएमटी जो ऑलरेडी मंथली है, मतलब सब मंथ के प्लेटफॉर्म पे आ गया ना, इसलिए हमें रिजल्ट मिल गया कि अगर हम लोग 6 लाख रुपए लगाएंगे तो 11,50,000 रुपये हमें वापस मिलेगा। अब सवाल उठता है कि यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाता है, तो आप यहाँ पे अगर माइनस लगा देते हो तो यहाँ पॉजिटिव आंसर आ जाएगा। यहाँ पे अगर माइनस नहीं लगाते हो, रीज़न क्या है कि ये हमारे खर्चे हैं, खर्चे के लिए माइनस शो करेंगे तभी तो पता चलेगा कि 5,000 पर मंथ इनकम है या खर्चे है, क्योंकि ये हमारी एक्सपेंस है, हर महीने जाना है ना, तो यहाँ पे माइनस करोगे तो एक्चुअल फिगर आ जाएगा। अगर यहाँ पे नॉर्मल 5,000 यूज करेंगे तो ये माइनस में शो। क्लियर हो गया माइनस का कॉन्सेप्ट। बट माइनस को तो प्लस करने के लिए हमारे पास और भी फंक्शंस हैं जिसको एबीएस बोलते हैं। एबीएस लगा के हमने माइनस वाले फिगर को प्लस में कन्वर्ट कर लिया। तो नाउ वी कैन से कि 6 लाख के इन्वेस्टमेंट पे हमारा इतने का इन्वेस्ट आउट मिला, इतना माइनस इतना, यानी कि 5,50,000 के आसपास का आपका इसमें नेट प्रॉफिट हुआ। चूँकि ये फॉर्मूला है, अगर हम लोग किस्त बढ़ाते या घटाते हैं उसका रिफ्लेक्शन हर जगह पे मिल जाएगा, इन्वेस्टमेंट पे भी रिटर्न पे भी। अगर मैं इसको 3,000 करता हूँ, 3,000 के हिसाब से आपकी ये इन्वेस्टमेंट है, ये रिटर्न है, ये इनकम। अगर हम 12% को 10% करें या 10 ईयर को 5 ईयर करें या 7 ईयर करें या 12 ईयर करें, तो जो भी यहाँ पे चेंज होगा सब इंटरकनेक्टेड है। इसीलिए अब दोबारा आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ वैल्यूज डालेंगे, आपको वैल्यूज का रिटर्न मिल जाएगा। ये नेट प्रॉफिट हो गया। वो टैक्स का कैलकुलेशन है, टैक्स फ्री है ना, ज़्यादातर तो टैक्स फ्री है। रिटर्न मिला, हमारी इन्वेस्टमेंट 6 लाख की हुई पूरे 10 साल के अंदर, और 10 साल के एंड में जो हमें पैसे मिलेंगे वो मिलेगा वो इंटरेस्ट, वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट है। एग्जैक्टली कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट तो सीधा होता है, उसमें तो कुछ करना नहीं है। इस अमाउंट का जो आपका फाइनल अमाउंट है इंटू 12% तो बहुत कम होगा, सिर्फ 72,000 होगा। इसमें तो आपको 5 लाख से ज़्यादा का प्रॉफिट होगा। तो कोई भी सिंपल इंटरेस्ट पे काम नहीं होता है मार्केट के अंदर, जितने भी बैंकिंग लेन देन है वो हमारा उसी पे होता है। इन्वेस्टमेंट 2 तरीके का होता है। इन्वेस्टमेंट जो है हमारा वो 2 तरीके का होता है। कौन कौन सा तरीका? नहीं, इन्वेस्टमेंट 2 तरीके का होता है। एक होता है ईएमआई बेस्ड, नहीं ईएमआई बेस्ड आपको इतना किस्त हर महीने देना है। जैसे ये हुआ ना कि 6 लाख तो देना है लेकिन 5,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से। अब क्या है, इन्वेस्टमेंट 2 तरीके का होता है। एक होता है ईएमआई बेस्ड और दूसरा होता है फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट में भी हम लोग इसी फंक्शन को यूज करने वाले हैं। ईएमआई में क्या हुआ कि 6 लाख रुपए को आपने दिया है 5,000 का 120 किस्त, ईएमआई बेस्ड हो गया।
एफडी वाले में वन टाइम ये पेमेंट जाएगा। जस्ट फॉर एग्जांपल एफवी निकालते हैं, रेट मैं वही रख रहा हूँ, टाइम मैं वही रख रहा हूँ। अगर इसको एफडी किया जाए सेम टाइम के लिए सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से सेम अमाउंट का, फर्क यही है कि ये किस्तों में गया था और ये वन टाइम जा रहा है। 13,80,000 रुपये। कुछ गड़बड़ कर दिया हमने। पीएमटी हमारी 0 हो जाएगी और पीवी हमारा ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ध्यान देना है, जब हम फिक्स डिपॉजिट की बात करते हैं तो रेट मांगा, रेट डिवाइडेड बाय 12, टाइम मल्टीप्लाई 12। ये पीएमटी यानी कि जब फिक्स डिपॉजिट करते हैं ना तो हमारा पीएमटी क्या हो जाता है, 0। हर महीने नहीं देना है ना, उसके बदले में कुछ तो देंगे, जो देंगे दैट इज प्रेजेंट वैल्यू। ये हमारे लिए जो इन्वेस्टमेंट है आज की प्रेजेंट वैल्यू है, जो फ्यूचर में एफडी अमाउंट मिल के बनेगा, यानी 6 लाख का 1980। क्वेश्चन है कि इतना परसेंट, हालांकि रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता है एफडी पे अभी तो 6, 7, 8, 10 साल के लिए लेंगे तो अभी भी 7-8% मिलेगा आराम से, उसमें कोई शक नहीं है। 7% लेके चले तो देखिए 7% में लगभग 10 साल में पैसा डबल हो जाता है। 10 साल भी नहीं, 9.5 साल में पैसा डबल हो जाता है। ये इससे भी ज़्यादा अभी अगर 10 ईयर के ले लेंगे आप, 1 साल 2 साल 4 साल के लिए नहीं, 10 साल के टेन्योर के लिए पैसे लेंगे तो ऑलमोस्ट अभी 7 और 8% अभी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट। अभी आईसीआईसी का कोई प्लान हमारे साथ अभी डिस्कस किया था, वो प्लान काफ़ी बेजोर प्लान हमें पता लगा। जैसे उसमें क्या था ना कि 10 इयर्स का था, उसमें 83,000 पर ईयर देने थे, पर मंथ नहीं था हमारा, पर ईयर प्लान था। तो ये मेरे से 10 साल में ले लेगा 8,30,000 रुपये, ठीक है। दिस इंटू 10, इसके बदले में 10वें साल वो 21 लाख रुपए रिटर्न कर रहा है। तो ये तो मतलब एक तो ईएमआई में है, एफडी नहीं है कि एक ही बार हमें इतना देना है, और 21 लाख रिटर्न, तो ये एक अच्छा 9% के आसपास का रिटर्न है, उससे भी ज़्यादा थोड़ा। तो इसलिए लॉन्ग टाइम प्लान की बात करेंगे तो ये ठीक है। तो हमारी इन्वेस्टमेंट 2 तरीके की हो गई, एक जिसमें हम ईएमआई के बेस पे जाते हैं, दूसरा एफडी पे जाते हैं। अब देखेंगे कि इस प्लान में हमें सिर्फ 6 लाख लगा के, अगर मैं 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट रखता हूँ तो 6 लगा के 11.5 मिला, जबकि इस प्लान में हमें 19.5 से भी ज़्यादा 20 के आसपास मिला। तो किस प्लान में ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं? स्टिल 95% लोग इसी प्लान में इन्वेस्ट करते हैं, 5% लोग ही इस प्लान में इन्वेस्टमेंट करते हैं। रीज़न, इसके लिए इकट्ठा पैसा इतना चाहिए और ये कोई भी प्लान ले सकता है। तो एलआईसी की जितनी पॉलिसी है, एलआईसी मीन्स नॉट एलआईसी ऑफ इंडिया ओनली, लाइफ इंश्योरेंस के पूरे, चाहे वो मैक्स का हो, मैक्स बुपा का हो, अवीवा का हो, किसी का भी हो, उसका जो प्लान है वो सारे के सारे प्लान इसी पे होते हैं। पेंशन प्लान हमारा इसी से जुड़ा हुआ है, एलआईसी की जितनी पॉलिसी है इसी से जुड़ा हुआ है। तो रेकरिंग वाले जितने अमाउंट होता है, एसआईपी प्लान जो है वो इसी पे जुड़ा हुआ है। एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं उसको। एसआईपी मतलब दुनिया के ऑलमोस्ट 99% प्लान जो है ना इसी पे चलता है, ना कि एफडी पे। एफडी वाला बहुत कम है। आखिरकार जो अभी मैंने आपको बताया था वो भी तो रेकरिंग ही हो गया ना, 8,30,000 एक बार में तो देना नहीं है, 10 साल में देना है, तो वो भी रेकरिंग हो गया। हाँ, वो है कि मंथली नहीं रेकरिंग बना के उसने ईयरली रेकरिंग बनाया है, तो उस तरीके से कैलकुलेशन होता था। अभी तक सिर्फ हमने एक फंक्शन के बारे में जिक्र किया है। अगर हम लोग बात करें इस फंक्शन लिस्ट में से
तो ये 5 फंक्शन है जो फाइनेंशियल फार्मूला और एनालिसिस को आप बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, जिसमें से हमने अभी फिलहाल फ्यूचर वैल्यू के बारे में सिर्फ बात की है। अब आती है लोन की बारी, यानी इन्वेस्टमेंट आप 2 तरीके से कर सकते हो। कंपनियां इसी फॉर्मूले को अपने तरीके से कस्टमाइज करवाती है, क्वार्टरली, ईयरली आप अपना डेवलपर से करवाते हो। लॉजिक, बेस लॉजिक यही है। नाउ कम टू, अगर हम लोन की बात करें, लोन कैलकुलेशन पे आते हैं कि आपने 10 लाख रुपए लोन लिए, ये लोन अमाउंट हो गया और एट द रेट ऑफ 10% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट से लिया है आपने और 10 साल के लिए लिया है। अब आती है बारी कि हमें हर महीने की किस्त भी तो देनी है, तो किस्त को ही हम बोलते हैं PMT। अब हम लोग इस फंक्शंस के ऊपर काम करेंगे कि हमने 10 लाख का जो लोन लिया है एट द रेट ऑफ 10% फॉर 10 ईयर्स, तो हमारी PMT क्या बनेगी हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इजीली बना सकते हैं, खाली फॉलो करना है वही सारे रूल्स को। रेट क्या होगा, डिवाइडेड बाय 12। वेरी गुड। नेक्स्ट, इनटू टाइम इनटू, यानी कि किस्त है ना ये, क्योंकि फॉर्मूला के अंदर जो है एन पर जो है ये जो हमारी किस्त जाएगी, हम किस्त की तो पर मंथ का हिसाब निकाल रहे थे, इसलिए सब प्लेटफॉर्म को हम मंथ पे निकालते हैं। और PV 10 लाख प्रेजेंट वैल्यू ये होगी हमारी, ये हमारी PV होगी, लोन अमाउंट बोल सकते हैं। अभी माइनस नहीं करेंगे, ये तो किस्त निकला, अच्छा वो माइनस कर देंगे, इधर आ जाएगा। नहीं, हम यहीं पे ABS लगा लेते हैं। हमारी किस्त बन गई 13,215 रुपये की। अब थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन निकालते हैं कि इतना हर महीने हमें 10 साल तक देना है इंटू 12, यही है ना, यानी कि 10 लाख के बदले में आपको 1585 रिटर्न करना पड़ेगा। तो नेट इंटरेस्ट आप कितना पे कर रहे हैं, दिस माइनस जो आपको अमाउंट मिला था, यानी कि 5,85,000 का आपको 585 एक्स्ट्रा आप पे कर रहे हो, एज ए इंटरेस्ट पे कर रहे हो। ज़्यादा देता भी तो है। 10 लाख अगर आप FD करते हो आज के टाइम में, अगर 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है FD पे 10 साल के लिए, तो 10 का 20 तो मिल रहा है आपको। नहीं, ये तो बता रहा हूँ कि 10 साल के लिए जो पैसे आपने लिए थे उसकी किस्त हमारी 13,000 बना के जो टोटल रिटर्न करना है वो 16 लाख से भी कम का है। इसी पैसे को 10 साल के लिए अगर जमा कर दिया जाए 7% से भी, तो आप 10 का 20 तो डबल हो रहा है सेम टाइम में, आप 4 लाख का यहाँ पे प्रॉफिट नहीं पा रहे हो। गेम समझ में आया कुछ? आज की जो सिनेरियो है ना, उस सिनेरियो के हिसाब से बता रहा हूँ कि आज की सिनेरियो के हिसाब से भी ऐसा मत सोचना कि बैंक ही हमसे लेती है, बैंक हमें देती भी तो है। अगर हम 7% की बात करें 10 साल के लिए, तो 10 का 20 हो रहा है FD पे, और हमें 10 का कितना रिटर्न करना पड़ रहा है, 1585 रिटर्न कर रहे हैं। अरे वही तो है, ये चीज़ आप अपने वाले पे जोड़ोगे तो उसके बारे में भी जोड़ोगे। आपको 10 लाख रुपए जो लोन मिला है तो दोनों के लिए होता है ना, बैंक के लिए भी, कस्टमर के लिए। यहाँ पे कस्टमर अपने बारे में सोचता है, यहाँ बैंक अपने बारे में सोचता है, लेकिन दोनों के साथ हो रहा है। अगर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता घटता है तो दोनों के लिए बढ़ता है। आज से 15 साल पहले, मेरे को याद है 15-16 साल पहले 5 ईयर्स में पैसे डबल हो जाते थे आराम से।
उस समय सहारा साढ़े 3 साल में पैसा डबल कर देता था, पोस्ट ऑफिस साढ़े 4 साल में डबल कर देता है। मेरे पापा तो ज़्यादातर उसमें किसान विकास पत्र पोस्ट ऑफिस वगैरह में लगाते थे। हमें याद है कि साढ़े 5 साल, 4 साल, साढ़े 4 साल में पैसा डबल होता था। तो वो उस टाइम है। आज 15 साल बाद अभी मैं कैलकुलेशन देख रहा हूँ कि 9, साढ़े 9, 10 साल लग जाता है पैसा डबल होने, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट करीब करीब 7% हो गया। लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट ये हो गया। आप 2 साल के लिए भरोगे तो थोड़ी इतना मिलेगा, तो 5, साढ़े 5, 6% मैक्सिमम होगा। अभी पेटीएम वगैरह देता है 5% आपको 1 साल 2 साल तक के लिए। अगर 4 साल के लिए जाएंगे तो वो भी 6, साढ़े 6% देता है। और अगर 10 साल के लिए जाए तो 10-7% तो बहुत नॉमिनल है, इतना तो मिलना है। यहाँ पे कंक्लूजन ये आता है कि 10 लाख का 10 साल में 20% आज भी 20 लाख रुपए आज भी हो सकता है। और अगर हम उतना ही पैसा की अगर हम बात करें, होम लोन की बात करें, पर्सनल लोन तो बहुत महंगा है, होम लोन की बात करेंगे तो होम लोन अगर हमने होम लोन लिया है और आपका पेपर जेन्युइन है, कागज़ जेन्युइन है, तो अभी तो 6.5% में भी लोन हो जाता है। अगर 7% भी कर लो तो 7% के हिसाब से तो आपको 14 लाख रुपए भी नहीं देने हैं, 13.5 लाख रुपए देने हैं। लेकिन सेम आज के रेशियो से आपको देखो 6 लाख का बेनिफिट मिल रहा है। अच्छा, डीएलएफ स्कीम का नाम सुना? रॉबर्ट वाड्रा। यही 2 फंक्शन का खेल है। एक्चुअली क्या होता है कि ये रूल होता है इंडस्ट्री के अंदर, जब आप लोन के लिए जाते हो तो जो लोन अमाउंट आपका सैंक्शन होता है वो होता है किस बेसिस पे? आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू के बेसिस पे। तो ये जो इसका एक समरी मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी समरी क्या थी कि उस समय जैसे आज से 25-26 साल पहले, 25 साल से ज़्यादा हो गया है लगभग इस स्कीम को। उस समय लगभग 10,000 रुपये में 100 गज की ज़मीन मिल जाती थी। 100 गज की ज़मीन मिल जाती थी। कांग्रेस की सरकार थी, क्योंकि डीएलएफ स्कीम पूरा किसका है? इसी का तो है। इसने क्या किया, ए नाम से इस ज़मीन को खरीदा जो कि इसी का बंदा था, और बी नाम से इसको ट्रांसफ़र किया। इसी 10,000 के वैल्यू को बना दिया इसने 1 करोड़ रुपये। मतलब अगर मैं ये माउस 400 रुपये का खरीदता हूँ और मैं बोलता हूँ कि आप ये 4 लाख रुपए का ले लो, तो अगर आप लेने के लिए तैयार हो तो मैं क्यों नहीं बेच सकता? क्योंकि खरीदने वाला बेचने वाला दोनों एक ही था, बीच में बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। जो स्कैम में क्या होता था, अभी जैसे 5, 6 और 7% चलता है अभी रजिस्ट्री अगर आप करवाते हैं, यानी कि पक्की कागज़ बनवाते हैं। लेडीज़ के नाम से, फीमेल के नाम से 5% है, मेल के नाम से 7% है। अब कंबाइंड प्रॉपर्टी लेंगे तो 6% टैक्स होता है रजिस्ट्री के लिए। तो ये जो टैक्स अमाउंट बनता है वो उसके पेपर, डॉक्यूमेंट्स के पेपर के हिसाब से। तो वहाँ पे ये रॉन्ग पेपर क्या बनवाया गया था कि 10,000 की प्रॉपर्टी को 1 करोड़ दिखाया गया था। इसके ऊपर प्रॉपरली टैक्स भी दिया, प्रॉपरली 3% टैक्स चलता था, 3% टैक्स भी था। तो ये सोच लो कि दिस इंटू 3%, 3 लाख और 10,000 का एक्चुअल कीमत, तो 3,10,000 की प्रॉपर्टी, 3 लाख का टैक्स, 10 लाख की, 1 करोड़ के ऊपर 3 लाख का टैक्स, 3,10,000 प्रॉपर्टी की कीमत हो गई एक्चुअल, ये टैक्स लगा के। इन्वेस्टमेंट इसको बोलो। लेकिन ये कितने का प्रोडक्ट बन चुका है? 1 करोड़ का बन चुका है ना? नहीं, आप अपने 1 ही करोड़ रखो ना, 1 करोड़ के वैल्यू, ये तो सरकार के खाते में चला गया, ये थोड़ी ना पेपर पे लिखा रहेगा। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बन गई, 10,000 से 1 करोड़ की बन गई। बात यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ, ये पहुंचा बैंक के पास, नीरव मोदी के पास। अब ये लेके पहुंचा कि मेरी ये प्रॉपर्टी है, इस पे लोन दो।
सोचो कि अगर 50% भी लोन हुआ होगा तो 50 लाख, और उस समय में 3.5 साल में पैसा डबल होता था, 2 साल में। यानी आपसे हमने SBI से उठाया और PNB में फिक्स कर दिया, मतलब सरकार के ही पैसे को, यानी कि हमारे इंडियन इकोनॉमी को ही पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। आपसे ले रहा हूँ, इनमें FD कर रहा हूँ। घोटाला कहाँ पे हुआ है? घोटाला यहाँ पे हुआ है। बैंक लेकिन लोन देने से पहले उनका जो अरे सरकार भी उसी का, बैंक भी उसी का, सासू माता भी उसी का, दामाद भी उसी का, तो लोन क्या? यही तो प्रॉब्लम है ना, कि सब कुछ तो इसी का था, दिक्कत कहाँ से आएगी? बैंक वाले मना करेंगे, सासू जी का कॉल आ जाएगा, क्लियर हो गया, क्लियरेंस हो गया, 50 लाख का लोन। अब सोचो ये 100 गज के एक प्लॉट पे इतना बड़ा घोटाला है, कई हजार एकड़ में फैला हुआ जमीन पे इसका, ये तो 50 एकड़ का दिखाता है उन पेपर। अगर आप DLF स्कैन करोगे ना तो सिर्फ 50 एकड़ दिखा रहा है, और 50 एकड़ कम थोड़ी ना होता है, ये तो पेपर पे 50 एकड़ है, कितने हजार एकड़ में हुआ होगा, और DLF किसके किसके साथ क्या क्या होगा सब। अच्छा, इसमें अरविंद केजरीवाल का बहुत बड़ा हाथ था इस स्कैम को उजागर करने में। जिस समय मुख्यमंत्री बना था उस समय इसका केस काफ़ी तेज़ी से उछला था, सब दब गया। पैसे पे तो दब ही जाता है, सारा इकोनॉमी ख़त्म कर देता है। अब सोचो ना, इंडिया बैंक का ही पैसा को बैंक में डाल के वो पेपर दिखा के लोन में ले लिया, जिसकी कौड़ियों की भाव में था रेट, उसको 1-1 करोड़। आज पूरा DLF जितना भी है सब, आज भले उस जगह का कीमत बहुत हो गया है, क्योंकि इसके ऊपर का ही कीमत होगा, कितना 1000 गुना ज़्यादा कीमत बढ़ा के लोन किया गया। तो ये पूरा स्कीम का ये पूरा समरी है, ऐसे स्कीम हुआ था, और कई ऐसे स्कीम्स हुए थे उस टाइम में। रियल एस्टेट का सबसे बड़ा स्कैम माना जाता है इसको। लेकिन इसी का, यही दोनों फंक्शन का तो खेल है, एक जगह से पैसा निकालना है और एक जगह पैसा, आप प्रॉपर्टी दिखा के पैसा ले रहे हो और प्रॉपर्टी से मिला हुआ पैसा को FD कर रहे हो, और ज़मीन पे आप कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो क्लाइंट के पैसा लेके। जितने भी क्लाइंट्स थे वो भी तो पैसा दे रहा है, प्लॉट वाइज दे रहा है। मतलब कभी भी ये नहीं लगा शुरुआती दौर में कि कहीं से ये जेन्युइन नहीं है। जो असल घोटाला का की पॉइंट था वो वहीं पे था, ज़मीन को हेर फेर करना, रेवेन्यू गलत स्टैम्प ड्यूटी देना, ये सब चीज़ें। तो ऐसे कई घोटाले हुए जो ज़मीन से रिलेटेड हुए। इसका कंसर्न लगभग ऐसा ही कुछ कंसर्न था। तो इसमें ये PMT और FB का बड़ा वो था। अब आइए कि अगर हमें ये 2 फंक्शन क्लियर हो गया तो ये 3 फंक्शन में 3 मिनट भी नहीं लगेगा। पर मंथ टेन्यूर, देखिए PV मतलब प्रेजेंट वैल्यू। अब हम 10 लाख रुपए के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसको चाहिए रेट डिवाइडेड बाय 12, एन पर मतलब टाइम इनटू 12, और PMT ये है ना, ओरिजिनल PMT ये है, क्योंकि यहाँ मैंने माइनस नहीं लगा रखा है ना, तो यहाँ ये देखिए 10 लाख आ गया। रेट आप मान लो कि रेट भूल गए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, तो एन पर इंटू 12, PMT हमारी ये हो गई और PV हमारी ये हो गई। ये देखिए, ये आपको ब्रेक में देखो कि 0.58% होता है। अगर इसको मल्टीप्लाई कर दे 12 से तो यही 7% आपको दिखाएगा ईयरली, ये हो गया मंथली। सेम एन पर होता है। अगर आप यही भूल गए कि कितने टेन्योर के लिए हमने पैसे लिए थे, तो रेट डिवाइडेड बाय 12, PMT पर मंथ टेन्योर हमारी ये जा रही है, और PV हमारी ये है 120 मंथ। 120 मंथ बोल लो या डिवाइडेड बाय 12 करके आंसर देंगे तो 10 साल बोल लो। ये सब कुछ तो मेन है ये 2 फंक्शन का खेल, FB और PMT। इसके बाद सब कैलकुलेशन अपने आप हो जाता है। क्लियर हुआ? इसको बोलते हैं फाइनेंशियल फॉर्मूला। अब आते हैं इसके एनालिसिस पे, जिसको हम लोग बोलते हैं व्हाट इफ एनालिसिस।
व्हाट इफ एनालिसिस। व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर 3 चीज़ें आपको पढ़ना है। पहला पढ़ना है गोल सीक, दूसरा पढ़ना है डेटा टेबल, और तीसरा पढ़ना है सिनेरियो मैनेजर। 3 टॉपिक है व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर। देखिए इंटरेस्टिंग है, एक पार्ट इसी पे पढ़ेंगे। अगर मैंने बोला कि 5,000 रुपये महीने के हिसाब से 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 10 साल के लिए क्या जाएगा, अगर हमने बोला कि मेरी ईएमआई मैं 5,000 नहीं, मैं 7,000 रुपये के हिसाब से लेना चाहता हूँ, ध्यान देंगे तो 7,000 के हिसाब से तुरंत कैलकुलेट होके आ गया कि भाई 7,000 के हिसाब से हमें 12 लाख मिलेगा। मैंने बोला 10,000 किस्त बेयर कर सकता हूँ, 17 लाख मिल जाएगा। मैं बोलूँगा 3,000 मैं बेयर कर सकता हूँ, कुछ भी चेंज करेंगे तो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। लेकिन मैं बोलूँ उल्टा कि मेरे को 10 लाख रुपए चाहिए, इसके लिए कितने का किस्त भरेगा। आप 4.5 करके देखिए तो 7 पे पहुँचे, 5.5 करके देखिए तो 951 पे पहुँचे, 5800 करके देखिए। ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, ये कभी ज़्यादा हो जाएगा कभी कम हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि जो भी फिगर पहले से था वो फिगर रहे, मेरे को इसको 10 पे पहुँचाना है नेट। इसी फिगर को सेलेक्ट करेंगे या इस फिगर को सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे फाइनल आंसर है। एक्चुअल आंसर ये है और एबीएस करने के बाद का आंसर ये है। या तो इसको या इसको, दोनों में से किसी को आप सेलेक्ट कर लीजिए। डेटा टेबल के अंदर एक होता है व्हाट इफ एनालिसिस, इसमें आपको यूज करना है गोल सीक। सबसे ज़्यादा यही यूज होता है कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को ईजी करने की। आप बोलते हो सेट सेल, मतलब किस सेल में अप्लाई करना है, ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके हैं। टू वैल्यू मतलब कितना करना है, मैंने बोला कि हमें 10 लाख रुपए चाहिए, ये वैल्यू हमें 10 लाख चाहिए, 3 4 5 6 10 लाख चाहिए। बोलता है किसको चेंज करके, पर मंथ किस्त को चेंज करो तुम। देखिए कुछ सेकेंड्स में आपको इसका आंसर मिल जाता है कि ये चीज़ें निकालना मैनुअली बहुत टफ होता है। एक बार फिर से देखते हैं कि मैंने बोला किस्त नहीं बढ़ाऊंगा, आप मेरा टेन्योर बढ़ा दो, लेकिन 10 लाख रुपए चाहिए। व्हाट इफ एनालिसिस, गोल सीक, टू वैल्यू 10 लाख, ये वाला फिगर पॉजिटिव वाला फिगर सेलेक्ट कर रहे हैं। 10 लाख 1 2 3 4 5 एंड देन चेंजिंग करना है इस बार 10 को। देखिए 1 साल का टेन्योर और बढ़ा दिया जाए, 10 के बजाय 11 कर दिया जाए तो एग्जैक्टली 10 लाख रुपए मिल जाएगा। किसी ने बोला कि नहीं मैं टेन्योर बढ़ाऊंगा, नहीं मैं किस बढ़ाऊंगा, आपको अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट को कितना इंक्रीज किया जाए ताकि ये 10 लाख रुपए मिल जाए। व्हाट इफ एनालिसिस, गोल सीक 10 लाख बाय चेंजिंग दिस टाइम दिस। 10% करना होगा या एक्चुअल फिगर देखने के लिए आपको इसका वो देखना होगा। 9.58% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कर दिया जाए तो 10 साल में 10 लाख रुपए मिल जाएगा आपको। क्लियर हुआ? सो दिस इज कॉल्ड व्हाट इफ एनालिसिस का गोल सीक। अब हम डेटा टेबल पढ़ते हैं। डेटा टेबल मतलब होता है कि टेबल बनाना। जैसे मैंने बोला कि 10 बाय 10 का टेबल बना दो, आपने ये 10 और ये 10 10 बाय 10 का टेबल मतलब 10 ऐसे जाएगा, 10 ऐसे जाएगा। इसमें कौन सा पार्ट कॉमन है? ये वाला पार्ट।
ध्यान देंगे, थोड़ा सा बहुत छोटा सा ट्रिक है। इस जगह पे आपको करना है दिस इनटू दिस, इन दोनों का मल्टीप्लाई कहाँ पे किया हमने, इस कोने पे। तो कहा जाता है कि इस कोने पे जो फॉर्मूले आप लगाओगे ये पूरे पे वही काम करेगा, टेबल मतलब पूरे पे वही काम करेगा। यानी कि दिस इंटू दिस इक्वल टू 4, दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू 6, दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू 9। ऐसे करना क्या होता है कि जो भी फंक्शंस फॉर्मूले अप्लाई करना यहाँ पे लगाएंगे कोने पे, और आपको जाना है डेटा टैब के अंदर व्हाट इफ एनालिसिस में, इस बार डेटा टेबल में। देखिए यहाँ पे छोटा सा विंडो खुला, रो इनपुट और कॉलम, एक में रो को सेलेक्ट कर दो, दूसरे में कॉलम को सेलेक्ट कर दो, रो के कर दो, बन गया टेबल। अच्छा ये टेबल साधारण टेबल नहीं है, पूरा जो हम लोग टेबल बचपन में पढ़ते थे ना 1 से 10 तक का या 1 से 20 तक का, वो टेबल है। अच्छी बात क्या है कि इस टेबल में 20 से कोई भी चीज डिलीट नहीं कर सकते हो। गलती से आपका सेलेक्टेड है और हाथ चल गया, लेकिन ये डिलीट होने नहीं देगा, बाय डिफॉल्ट ये प्रोटेक्ट कर देता है इस एरिया। लेकिन ये एरिया एडिटिंग के लिए खुला है। कल के डेट में 15 का टेबल चाहिए, ऊपर में 15 लिख दो, 15 का टेबल तैयार। 25 लिख दो, 25 का टेबल तैयार। 1001 कर दो, 1001 का टेबल तैयार। 1 बाय 1 से 10, 1 से 10 ऐसे लिखा। यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाया, दिस इनटू दिस, इसको सेलेक्ट करा, व्हाट इफ एनालिसिस में बना डेटा टेबल। इसमें रो इनपुट मांगा, एक सेलेक्ट कर लिया, कॉलम इनपुट मांगा, दूसरा वाला एक सेलेक्ट कर दिया, लग गया। अब क्या होता है कि सिर्फ ये 1 से 10 तक के लिए नहीं बना है, आप जो निकालना चाहो, आप 19 का टेबल बनाना चाहो तो 19 का बन गया, 17 का चाहिए 17 का बन गया, 15 का चाहिए 15 का बन गया, 1000 का चाहिए 1000 का बन गया, पॉइंट का चाहिए पॉइंट का बन जाएगा। जितने भी मीटर होते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीटर, चाहे इलेक्ट्रिसिटी से बात करो, ओला वाले का, उबर वाले का, ऑटो वाले का, इसी के बेस पे तो काम करता है। एक तरफ डिस्टेंस होता है और एक तरफ रेट होता है। अगर आप 17 किलोमीटर चलते हो एट द रेट ऑफ 10 रुपये के हिसाब से तो 170 रुपये बिल बनता है। उसमें आपको डाउन चार्ज भी है, मतलब अभी तो हो गया सीधे इतना इंटू इतना, डाउन चार्ज आप 50 रुपये लेते हो, तो सब में 50 रुपये बढ़ गया। मतलब जो फंक्शन यहाँ पे लगाते हैं वो फंक्शन सब जगह पे एप्लीकेबल हो जाता है। डेटा टेबल समझ में आया? डेटा टेबल का एक और बेहतरीन एग्जांपल दिखा रहा हूं। आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 500, 1000, ज़्यादा लंबा नहीं लिखेंगे, 3 स्टेज तक लिखेंगे, 3-4 स्टेज तक, ठीक है। 500, 1000, 1500 और 2000। इधर साइड में लिखा 1, 3, 5, 10, 25 और 40। ये क्या है अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। ये हमारे ईयर्स हैं। क्या है? ईयर्स है। और ये हमारा इन्वेस्टमेंट का पैसा है, ठीक है। मान लिया जाए कि एक फॉर्मूला आप लगाते हो अभी जो पढ़े उसी का, 1000 रुपये के हिसाब से मैं 1 साल तक इन्वेस्ट करना चाहता हूं। यहाँ पे फंक्शन लगाओगे, क्या लगाओगे, 1000 के हिसाब से आप इन्वेस्ट करोगे 1 साल तक, इसका मतलब इतना, यही है ना, 12,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया। ध्यान देंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, कहाँ जाएंगे, व्हाट इफ एनालिसिस के डेटा टेबल में। रो इनपुट और कॉलम इनपुट यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको देखना होगा कि 17 नंबर रो में हमारी ईयर चल रहा है और सी कॉलम में हमारा पैसा चल रहा है। तो ये रो का मतलब होता है साल, साल साल, और कॉलम में पैसा चल रहा है तो ये हो गया कॉलम। बात समझ में आई? चूंकि वहाँ 1 1 था तो हमें कोई भी एक किसी में सेलेक्ट कर लो,
कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे केयरफुली सेलेक्ट करना होगा कि हमारी जो 17th रो है उसमें हमने ईयर का जिक्र किया हुआ है, यानी कि अगर हम 1,000 रुपये के हिसाब से एक साल में 12,000 रुपये जमा करते हैं, ये इन्वेस्टमेंट हो गया। तो अगर मैं 1,500 रुपये के हिसाब से 10 साल तक इन्वेस्ट करूँ तो क्या पैसा इन्वेस्ट होगा, 40 साल तक इसको ले जाऊंगा तो कितना पैसा इन्वेस्ट होगा, 2,000 के हिसाब से क्या, ये इन्वेस्टमेंट टेबल बन गया। अब आपको बनाना है इक्वल टू दिस करके, इसकी पूरा ऐसे खींच लो और इसको ऐसे खींच लो, इसको कॉपी करके, मतलब सेल रेफरेंस दिया है। क्यों दिया, कल के डेट में 700 अगर मैं लिखूंगा तो इधर भी 700 हो जाएगा नीचे वाले में, बट ये इन्वेस्टमेंट टेबल है। ये क्या है टेबल, इन्वेस्टमेंट का टेबल है। ये है आपका मैच्योरिटी का टेबल। तो मैच्योरिटी के लिए फॉर्मूला तो बदलेगा ना, यहाँ तो एफ बी चलेगा ना, यहाँ सीधा तो गुना नहीं होगा। एफ बी में कहता है रेट डिवाइडेड बाय 12, याद आया, एन पर टाइम मल्टीप्लाई 12 एंड देन पीएमटी इज दिस। अब देखो यहाँ पे छोटे छोटे फंक्शंस और अप्लाई करने पड़ेंगे। एक तो एबीएस से आप इसको पॉजिटिव से नेगेटिव कर लो। इसके अलावा अगर पॉइंट की वैल्यू नहीं चाहिए तो राउंड फंक्शन सिखाया था, राउंड फिगर में ले लो इसको ताकि पॉइंट की वैल्यू ना शो करे। ये हुआ, ये जो फॉर्मूला लगाना था लग गया, यानी कि 12,000 के इन्वेस्टमेंट पे 12,566 मिलेगा। अब ये पूरा टेबल बनने वाला है इन्वेस्टमेंट का। ध्यान से व्हाट इफ एनालिसिस में डेटा टेबल वापस से, रो इनपुट में क्या जाएगा, साल, कॉलम में क्या जाएगा, इस बार भी पैसे, मतलब इसमें कोई वो नहीं रहेगा, मेन फॉर्मूले की वजह से सब कुछ बदलेगा। अब देखो कि अगर मैं 1,500 रुपये के हिसाब से 25 साल तक का प्लान लेता हूं तो हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट 4.5 लाख रुपए होगा। इसके बदले में हमें क्या मिलेगा, एक स्टेप और नीचे नहीं ले गए, कोई बात नहीं, 3 तक ही कैलकुलेट कर लेते हैं, ये तो डिलीट नहीं होगा। देखिए 1,500 के हिसाब से हमारी इन्वेस्टमेंट 25 साल में 4.5 लाख हो चुका रहेगा, और हमें 1,500 के हिसाब से कितना मिल जाएगा, 4.5 लाख के जगह पे 19 lakhs। अगर हम इसको 40 साल तक ले जाए तो 7,20,000 का इन्वेस्टमेंट है, कितना मिल जाएगा, 90। ये इतना छोटा अमाउंट पे जस्ट आप इस फिगर को 3,000 कर लो कि 3,000 रुपये वाला प्लान हमें 40 साल तक ले जाना है। तो 40 साल तक अगर आप 3 लाख का प्लान ले सकते हो तो ये जाएगा आपका 14,40,000। रिटर्न कितना मिल रहा है, 1,89,00,000। ये इन्वेस्टमेंट टेबल ऐसे ही बनाया जाता है। जैसे एजेंट्स वगैरह आते हैं उनके पास यही टेबल बना हुआ रहता है। सीधे आप बोलते हो कि किस्त कितने का, कितने में कम, आपने बोला कि मैं 2,250 रुपये का किस्त बना दूँ, कितने साल का टेन्योर, आपने बोला 17 साल के लिए, कि हमें 18वें साल में हमें पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, तो हम 25 साल और 40 साल की तो बात करेंगे नहीं। अगर 2,250 के हिसाब से 17 साल की बात करेंगे तो हमारी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी तकरीबन 4,59,000, और हमें 17 साल बाद मिलेगा 11,97,500 की। ऑटोमेटिकली कैलकुलेट, मतलब यहाँ पे फिगर चेंज करिए, साल चेंज कीजिए, कैलकुलेशन इधर भी दिख जाएगा, उसके कंपेयर में कैलकुलेशन इधर भी दिख जाएगा। इसको बोलते हैं व्हाट इफ एनालिसिस। ये बहुत बेजोर यूज होता है इंडस्ट्री के अंदर एनालिसिस के लिए। एक तीसरा पार्ट होता है इसमें जिसको बोलते हैं डेटा टेबल, सॉरी सिनेरियो मैनेजर। इंटरेस्ट रेट चेंज होगा तो इंटरेस्ट रेट बदल दीजिए यहाँ से, ये तो फिगर है ना, 12% करो तो 12 के हिसाब से सब कुछ हो जाएगा। 9 ही मिल रहा है तो 9 के हिसाब से हो जाएगा, 8 ही मिल रहा है तो 8 के हिसाब से हो जाएगा। इनिशियली तो ही तो फिक्स हो जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, बीच में थोड़ी ना बदलता है। जब आप एफडी करते हो या कोई भी
नहीं बदल गया ना बीच में। अगर आप 10 साल का ले लो, आज पेंशन प्लान अगर 7% पे डील हुआ है तो कल में कुछ भी हो जाए तो 7% ही रहेगा। ऐसा नहीं कि उस समय तक 3% हो जाएगा। जो आज से 10 साल पहले जिन्होंने एफडी कर दिया था, तो आज के रेट ऑफ इंटरेस्ट से थोड़ी ना उस पर फर्क पड़ता है, उस टाइम के हिसाब से पड़ता है। इसीलिए तो जो एसआईपी वगैरह होता है उसमें कई बार आपका पैसा डूब जाता है, कई बार आपका पैसा कई गुना, 1000 गुना बढ़ जाता है। अभी लॉकडाउन के टाइम में पीवीआर वाला जो है ना, पीवीआर का जो ये था शेयर, पीवीआर का शेयर तकरीबन हो गया था 200 रुपये के आसपास। 200 या 2000 ऐसे ही कुछ था, फिगर देखना पड़ेगा। और वो अभी चल रहा है 900 या 9000 कुछ, वही है चक्कर, मतलब करीब करीब 4 गुना। सोचो कि 2 साल में जिसने अभी 50 लाख रुपए लगाए होंगे 2 करोड़ हो गया होगा उसका एसआईपी पीवीआर वाले। क्योंकि जिस समय पूरा पीवीआर बंद था उस समय उसका कोई नहीं ले रहा था, उस समय जो खरीदा अभी 4 गुना ज़्यादा रेट पे। ऐसे कई शेयर्स हैं मार्केट में जो आज से 2 साल पहले उसकी कोई नाम तक नहीं पता है, और जो उसका ले लिया वो करोड़पति बन गया। बहुत लोग डूबते भी हैं, डूबने वाले ही ज़्यादा लोग होते हैं। हाँ, वो लोग नहीं डूबते जिनको आइडिया है, हाँ स्टडी किया हुआ है, तो उन लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। वो आराम से उस चीज़ों को अच्छे से टैकल कर लिए हैं या टैकल कर लेते हैं। क्लियर है? एक लास्ट है सिनेरियो मैनेजर, इसका पार्ट ये थोड़ा कम यूज होता है, बट समझ लीजिए कि अगर मान लो कि मैं एक शोरूम प्लान कर रहा हूँ क्लॉथ्स के लिए, तो शोरूम प्लान करने के लिए हमें आइटम डिसाइड करना पड़ता है ना कि हमें क्या क्या आइटम चाहिए। शर्ट्स चाहिए, पैंट्स चाहिए, जीन्स चाहिए, स्वेटर चाहिए, जैकेट्स चाहिए। इसकी कुछ क्वांटिटी डिसाइड करेंगे आप। मान लो आपने 50-50 क्वांटिटी डिसाइड किया कि हम 50-50 क्वांटिटी के साथ शुरू करेंगे। इसकी कुछ रेट होगी पर यूनिट। मान लो कि एवरेज आप 700 रुपये का शर्ट रखोगे, पैंट्स 1000 रुपये का रखोगे, जीन्स 1200 रुपये का रखोगे, स्वेटर आप 1500 रुपये का रखोगे, जैकेट्स आप 2500 रुपये का रखोगे। अब आ जाती है कॉस्ट कैलकुलेशन करते हैं, दिस इनटू दिस, ये हमारी पर यूनिट कॉस्ट आ गया, पर प्रोडक्ट कॉस्ट हो गया, ये हमारी नेट कॉस्ट हो गया। कोई डाउट कि इस शोरूम के लिए हमें 3,45,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट आएगा। अभी प्लान हमने फ्लैट किया है। टाइम के हिसाब से यही चीजें तो बदलेगा, वेरिएबल हमारा ये नहीं है, रेट नहीं बदलता है। एक्चुअल में रेट लगभग सेम ही रहता है, ये वेरिएबल बदलता है टाइम के हिसाब से। जो वेरिएबल है ना, जो बदलता है उसको सेलेक्ट करेंगे और आप डेटा टेबल के अंदर सिनेरियो मैनेजर में जाते हैं, ऐड करते हैं। इसका नाम मान लो कि नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल नाम रख देते हैं, ठीक है। ओके करते हैं और ऐड करते हैं। दूसरा लिखते हैं समर, ओके करते हैं। अब यहाँ पे चेंज करते हैं, समर के हिसाब से इसमें से कौन सा आइटम लगता है कि ज़्यादा है या कम है। स्वेटर और जैकेट समर में कोई नहीं पहनता, चलो बढ़िया। शोरूम का निशानी होता है कि मेल के लिए 2-4 पीस लोग रखते हैं, चलो 10-10 पीस रख लिया। बट समर के सीजन में 50 शर्ट से क्या होगा, कम से कम 100 शर्ट तो रखोगे। पैंट्स की बिक्री अच्छी खासी होगी, और मे बी कि जीन्स
भी 100 कर दिया और ये घटा के कम कर दिया। एक समर के हिसाब से मैंने प्लान किया। एक और ऐड करते हैं विंटर के हिसाब से। विंटर के हिसाब से अगर मान लो कि शर्ट्स 50 रखते हैं, पैंट भी 50 रखते हैं, जीन्स थोड़ा सा लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, दोनों काम कर जाता है, इनर का भी काम कर जाता है, गर्म होता है। इसको आपको शायद थोड़ा बढ़ाना पड़े, इसको भी थोड़ा बढ़ाना पड़े, यानी कि हमने 3 सिनेरियो बनाए, ऐसे कई सिनेरियो ऐड कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे शो करेंगे, जैसे मैं नॉर्मल पे क्लिक करके शो करूँगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये तो नॉर्मल का है तो कैलकुलेशन है। अगर इसी बिजनेस को समर में स्टार्ट किया जाए तो 3,30,000 में हमारा हो जाएगा। इसी चीज़ को विंटर में स्टार्ट किया जाए तो 4,48। तो सबसे कौन सा टाइम सही रहेगा स्टार्ट करने के लिए? समर में कपड़े लोग कम पहनते हैं तो समर में सही रहेगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सोचते हैं, इनकम अगर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है तो ज़्यादा इनकम भी होगा ना। अगर एक प्रोडक्ट 2,500 का है तो 10% के हिसाब से 250 बचता है, जब जो प्रोडक्ट ही 1,000 रुपये का है तो 100 ही रुपये बचेगा। तो ये होता है, अलग अलग सिनेरियो बनाते हो और उसका कंट्रोल होता है यहाँ पे समरी। समरी पर क्लिक करेंगे, एक अलग से शीट बनाएगा। बस इस समरी शीट में एक प्रॉब्लम क्या होती है, इसमें ये प्रोडक्ट का नाम नहीं दिखाता। तो आप क्या करोगे, ये प्रोडक्ट का नाम कॉपी कर लो और यहाँ पे आके पेस्ट कर दो। इसकी ज़रूरत उतना ज़्यादा इंडस्ट्री में नहीं होता है, बट व्हाट इफ एनालिसिस के जरिए आप एक ही प्लेटफॉर्म पे तीनों सिनेरियो को देख सकते हो कि शानदार तरीके से फॉर्मेटिंग करके एक बड़ा खूबसूरत सा आपके सामने रिपोर्ट्स बना दिया है। दिस इज ओवरऑल कॉल्ड व्हाट इफ एनालिसिस। ये 3 पार्ट जो बताया, इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आपका डेटा टेबल होता है और गोल सेट होता है। ये दोनों चीज़ें तो खैर काफ़ी यूज होता है, इसका यूज कुछ खास नहीं होता। ये तो लोग कैलकुलेटर से भी कर लेते हैं ये कैलकुलेशन, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के लिए गोल सीक और डेटा टेबल का यूज करते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा है। जितने भी एजेंट्स होते हैं LIC को, जो शुरू ज्वाइन करते हैं, उनको थोड़ी लैपटॉप दिया जाता है, उनको इसी की प्रिंट आउट दे दी जाती है, लामसाम की क्या क्या इन्वेस्टमेंट आएगा और उसके इतने साल के बाद क्या मैच्योरिटी बनेगी। और जो थोड़े सीनियर होते हैं उन लोगों को टैब मिल जाता है इसका, कि कैलकुलेट करके आप एक एक फिगर पे कर सकते हैं। किसी ने प्लान किया कि मेरे को नहीं 5260 रुपये का ही लेना, एग्जैक्टली इतने का प्लान लेना और मेरे को 19 साल का प्लान लेना है, तो फटाफट 1 मिनट में तैयार हो गया। 5260 के हिसाब से 11 लाख 12 लाख के आसपास का इन्वेस्टमेंट है और आपका उसके हिसाब से देखेंगे कि आपको 28 लाख रुपए मिल रहे हैं। सब जगह पे जितने भी ऐप का कॉन्सेप्ट आया है, जितने भी अभी बैंक अपने बैकएंड में फॉर्मूले यूज करते हैं, उसका बेस कॉन्सेप्ट यही है। इसी कॉन्सेप्ट को कस्टमाइज करके वो लोग अपना ऐप बनवाते हैं। वो तो डॉलर का कॉन्सेप्ट का तो मतलब ये होता है ना कि फ्रीज करना, तो वो तो अभी हम लोग VLOOKUP पढ़ेंगे तो बहुत बहुत अच्छे तरीके से उस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। बिल्कुल, सिर्फ F4 से नहीं, सिर्फ F4 से। और अगर आपका F4 डायरेक्ट काम नहीं करता है तो FN होता है, फंक्शन बटन होता है, FN के साथ, नॉट शिफ्ट के साथ। ये है फाइनेंशियल फॉर्मूला एंड एनालिसिस along with the what if analysis। ये what if